Everybody is ready? Okay, now as we have completed हमारा चार्जेस ऑन असेट चैप्टर 77 से लेके कहाँ तक बोले एक बार उसे 87 वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग जो है इसके क्वेश्चन है, ठीक है। चार्जेस ऑन असेट के क्वेश्चन आंसर कैसे है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आज भी बोलूँगा कि कंटेंट पढ़ना अलग बात है पर क्वेश्चन आंसर से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इसलिए ले रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा पिछले 2-3 चैप्टर्स में कि हम ओरिजिनल कंटेंट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आंसर से काफ़ी सारा कंटेंट निकाल लेते हैं। सो इसलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे आउट ऑफ सिलेबस ट्रिकी क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है काफ़ी सारा गाइडेंस हमको मिल सकता है। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन, ओरिजिनल चार्ज की डेफिनेशन जो दी है वो दी है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 16 के अंदर। सी पर से डेफिनेशन शुरू हो रही है। सी पर से कंपनी का डेफिनेशन 220 में है। बच्चों ध्यान दो थोड़ा, सी पर से कंपनी का डेफिनेशन काय में है 220, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज का डेफिनेशन उसके पहले आएगा। तो सेक्शन कौन सा है बोले एक बार, 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा 16 और डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। 216 defines charge as an interest or lien created on a property or the asset of the company or any of its undertaking both as a security and includes mortgage। अब कल मैंने आपको यही चीज बताई थी सिर्फ डायग्रामेटिक फॉर्म में। मैंने आपको चार्ज को जनरल पार्लांस के अंदर क्या मीनिंग होता है वो मेंशन किया था, यहां बाकायदा टेक्निकल डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन काम का हो सकता है, उसको स्टार मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। फिर दूसरा सवाल पूछा गया है, हु इज द अथॉरिटी टू वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्रिएटेड फॉर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया के प्रॉपर्टी के लिए कौन वेरीफाई करेगा, ये हमने देखा है ऑलरेडी। तो नीचे देखो, अंडर इट शुड बी कॉमन सील ऑफ द कंपनी, हैंड ओवर टू अ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एंड आपने एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना है हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और द क्या बोले एक बार जो से चार्ज। ये चीज याद आई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और लिख के भी हमने चार्ट के अंदर भी पॉइंट्स देखे थे। चलो नेक्स्ट वाला सवाल, क्रिश प्राइवेट लिमिटेड on 7th May 2022 obtained 25 lakhs working capital loan by offering its stock and accounts receivable as a security and 5 lakh ad hoc overdraft on a personal guarantee of director of the Krish Private Limited from financial institution। ठीक है, 25 लाख का लोन लिया है, चार्ज में क्या क्या दिया है, रिसीवेबल्स एंड स्टॉक ना, बोलो हाँ या ना, इन्वेंट्री। Is the company required to create a charge for working capital loan and ad hoc overdraft in accordance with the provision? आपको चार्ज हर एक प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ता है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। हाँ, ओवरड्राफ्ट के लिए अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो उसके लिए चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो नीचे एक बार इसका आंसर पढ़ लीजिएगा फास्ट, गो फॉर इट फास्ट। नहीं, लीगली रिक्वायर्ड करना, लीगली कंपलसरी नहीं है चार्ज क्रिएट करना, पर किया तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अंडरस्टैंड, चार्ज तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, पढ़ते वक्त उन्होंने बोलते वक्त बोला है चार्ज क्रिएट करना मतलब रजिस्टर करना जरूरी है क्या, इज इट वेरी क्लियर। वो ये पूछना चाहते हैं क्रिएट करना, क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप चार्ज जब रजिस्टर करोगे तो उसको माना जाएगा ना वैलिड, अदरवाइज क्यों माना जाएगा, इज इट वेरी क्लियर। तो क्रिएशन का मतलब वैलिडेशन है उसका, इज इट वेरी क्लियर। नहीं तो बाजू के 5 लाख के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना, जो एड हॉक ओवरड्राफ्ट है उसके लिए, ठीक है। चलो एक बार आंसर रीड कर लीजिए प्लीज। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या, जरूर बोलिए प्लीज क्वेश्चन आंसर्स। गाइस डन, हो गया सबका, ओके। नीचे फिर है सेक्शन नंबर 77 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। इसके अंदर भी वापस पूछा गया है व्हाट इज अ चार्ज, व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। ये कल हमने ऑलरेडी देखा है, बोलो हाँ या ना।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में फिक्स फ्लोटिंग चार्ज का डिफरेंस पूछ सकते हैं, इकलौता सवाल है तो उसको स्टार मार्क करना, एग्जाम में आ सकता है फिक्स फ्लोटिंग चार्ज। नीचे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लोटिंग चार्ज, रिपीट सवाल है, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन द टर्म चार्ज, वो अगेन रिपीट सवाल, ठीक है। XYZ वाला सवाल देखते हैं सब जन साथ साथ में, रेडी? चलो गाइस, आर यू गाइस रेडी? 1 2 3 बोलो, यस और नो। सो आराम आराम से पढ़ेंगे। XYZ Limited realized on 3rd November 2015 that particulars of the charge created on 11 September 2015। 3 नवंबर को पता चला कि 11 सितंबर को जो चार्ज क्रिएट किया था इन फेवर ऑफ द बैंक वेर नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। 11 सितंबर के चार्ज को 3 नवंबर तक के आपने रजिस्टर नहीं किया है। 11 सितंबर से 30 दिन, कितना हुआ? 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर से 30 दिन 3 नवंबर, तो पहले 30 डेज तो एक्सपायर हो चुके हैं। अब एडिशनल फीस वाले 30 डेज चल रहे हैं और एड वोलरम वाले 60 बाकी है। इज इट वेरी क्लियर? तो कॉन्सिक्वेंस का तो संबंध नहीं, पेनल्टी का संबंध ही नहीं आता। इज इट वेरी क्लियर? नीचे व्हाट प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय कंपनी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? On 11th register, would the procedure different if the charge was created on 11th August? अगर 11th अगस्त को अगर किया है तो 11th अगस्त से 11 सितंबर, 11 सितंबर से 11 अक्टूबर, 60 दिन चले गए। अब एड वोलरम फीस भर के आप एडिशनल कर सकते हो। तो नीचे आपका आंसर वैसा ही आएगा। नीचे देखो सेम चीज बोली गई है, किस प्रकार से आपने करना चाहिए, ठीक है। पहले तो चार्ज के डिटेल्स दिए हैं, देखो टेंजिबल इंटेंजिबल असेट पे हो सकता है, ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया असेट पे हो सकता है, ये आपने स्क्रैच भी कर दिया तो भी चलेगा। कान की चीज क्या है कि भैया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट वाला ये प्रोविजन भी आप काट दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज पॉइंट नंबर बी से शुरू हो रही है, इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2019 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। नीचे लिखा के रखा गया है, ये वाला भी एरिया काट दो, ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। नीचे लिख के रखा है फर्दर 60 डेज ऑन पेमेंट ऑफ एड वोलरम फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। दिख रहा है सबको? ये 60 डेज वो है 30 + 30 वाले, मैंने आपको बोला था ना कि एग्जाम में आपको 2-3 बार दिख सकता है 60 + 60, कंफ्यूज नहीं होना। इज इट वेरी क्लियर? वो 30 + 30 वाले 60 है वो, ठीक है। चल उसके बाद में आंसर में देखो आपको वही दिखेगा, 30 डेज कंप्लीट हो चुका है, 30 डेज में चल सकता है। देयर विल बी नो चेंज इन द सिचुएशन। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करके रखना, पॉइंट नंबर बी में आंसर में लिख के रखना, यहाँ पे न्यू पॉइंट लिखना। इफ द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन 11th August, if the charge is created on 11th August, if the charge is created on 11th August, it can be still registered, it can be still registered on the payment of ad valorem fees, on the payment of ad valorem fees up to 60 days. चलो डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट वाला सवाल, अ चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन with register of companies was created on 1st February 2018 by XYZ Limited. The company secretary realized on 15th March, 1 फरवरी से 1 मार्च चला गया, अभी हम 15 मार्च पे है। द चार्ज वाज नॉट फाइल्ड, तो अभी हम कौन से डेज में है बताओ? 30 डेज प्लस एडिशनल फीस के 30 डेज में है, ठीक है। टेक अ स्टेप बाय स्टेप, सेक्रेटरी क्या क्या करेगा वो पूछा गया है। सेम आंसर आएगा सिर्फ इसके अंदर 2019 के जितने प्रोविजन है वो डिलीट कर दीजिए, वो ट्रांजिशन में थे। क्यों ये डिलीट करने को बोल रहा हूँ? बिकॉज सारे ये सवाल ना 2018 के है, 2018 वगैरह के लिखे हुए हैं, तो ऐसे केस में आई विल नॉट रिकमेंड कि वो ट्रांजिशन पीरियड पहले ये लगा करता था, अभी ये नहीं लगता। अभी तो 2019 होके कितने साल हो गए? इज इट वेरी क्लियर? वी आर इन द 6th ईयर, तो ट्रांजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से ही आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पेरी पासु क्लॉज इन द डिबेंचर। State the particulars to be filed with the register of company in the case of debentures secured by a charge on certain assets of company. पेरी पासु आ गया, बोला था ना मैंने, पेरी पासु पे पूछा है, ठीक है। नीचे पेरी पासु का मतलब पूरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, स्टार मार्क करना।
ये पूछा ना, गारंटी से बोलता हूँ 60-70% जनता लिख ही नहीं पाएगी। ठीक है, पढ़ लीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, आपको दिखना स्क्रीन शुरू हो जाएगा बेटा। लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है क्या, जरूर बोलिएगा प्लीज। चलो, समझ में आया पेरी पासों का मतलब? बच्चों बोले ऐसा नो, वो काम का सवाल हो सकता है, उसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंपलसरी है क्या? ऑब्वियसली कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? 86 वाला पेनल्टी लग जाएगा, साथ में आपका सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं रहोगे। ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस लिखने पड़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला सवाल एबीसी लिमिटेड वाला, सब जन साथ साथ में 1 2 3 बोलो क्या है। ABC Limited realized on 2nd May 2014 that particulars of charge created on 12th March 2014 in the favor of the bank were not filed with the registrar of companies। ठीक है, 2 मई को पता चला कि 12 मई को जो चार्ज रजिस्टर किया था वो फाइल नहीं किया। सिमिलर ऐसा सवाल है, सिर्फ डेट चेंज है। ठीक है, व्हाट अ प्रोसीजर कंपनी शुड फॉलो? वुड योर आंसर भी डिफरेंट सेम कि 12 मार्च की जगह 12 फरवरी को? वही है, 11 वाला जो सवाल था वो 12 का करके दिया है। सो रिपीट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लिख के रखिएगा रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला वाला सवाल। MNC Limited realized on 2nd May 2019 that particulars of charge created on 12th March was not registered with the company। वही सेम सवाल, रिपीट। ठीक है, अगला वाला सवाल। What is the time limit for registration of charge with the registrar? Where should the company register the charge be kept? State the person who have the right to inspect the company's register of charge। मैंने आपको इंस्पेक्शन ऑलरेडी बोला हुआ है। कंपनी के स्टेक होल्डर कभी भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को करना है तो कितना फीस है? ₹50। गवर्नमेंट को करना है तो फीस लगेगा क्या? नहीं। कॉपी लेनी है तो ₹10 पर पेज। इज इट वेरी क्लियर? चलो, तो ये रजिस्टर बोला है व्हाट इज द लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद रजिस्ट्रार। अब ये लिमिट, टाइम लिमिट बोला है ना, सो 30 दिन प्लस 30 दिन प्लस क्या बोले एक बार, 60 दिन। साथ में रजिस्टर कौन इंस्पेक्ट कर सकता है और कहाँ रखना है ये मेंशन करना। रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, चेक कर सकते हैं स्टेक होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। ₹50 पे थर्ड पार्टीज, गवर्नमेंट को कोई भी फीस नहीं लगेगा। प्रिंट आउट चाहिए ₹10 पर पेज। इज इट वेरी क्लियर? एक बार आंसर देख लो उसका, थोड़ा कंबाइन करके दिया उन्होंने सवाल रजिस्टर और नॉर्मल वाला।
चलो समझ में आ रहा है? अब वहां प्रिस्क्राइब फीस जो लिखा है वहां 50 रुपए लिख सकते हो, ठीक है? चलो डन। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द इंटीमेशन विद इन अ पीरियड ऑफ कितना डेज बोले एक बार, उसे 300 डेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्या बोले एक बार, चार्ज। अभी सेटिस्फैक्शन का सवाल रजिस्ट्रेशन में आया है, इसको हम सेटिस्फैक्शन में ही देखेंगे, डोंट वरी। मुझे बताओ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कितने दिनों में रजिस्टर करना होता है? 30 डेज, मैक्सिमम टू कितना बोले एक बार, 300। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कंपनी शॉल रजिस्टर द सेटिस्फैक्शन विद इन 30 डेज। पॉइंट नंबर 2 में, इन केस ऑफ डिले कैन बी रजिस्टर विद इन हाउ मेनी डेज बोले एक बार, जो से 300 डेज। नो टाइम लिमिट फॉर क्या बोले एक बार, जो से होल्डर। नीचे आप लिख सकते हो कैन बी रजिस्टर विद इन 300, होल्डर के लिए कोई समय नहीं है। सो स्टेटमेंट इज क्या बोले एक बार, ट्रू फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, नॉट फॉर द होल्डर। इज इट वेरी क्लियर? चलो, ये होने के बाद अगला सवाल, Krish Limited created a charge on the asset on 2nd February. However, company did not register the charge till 15 March. Said the procedure should be followed to create a charge. Suppose the realizes a mistake for non-registration of charge on 27th May instead of 15th March. Can still charge be registered? Repeat सवाल है, सिमिलर है, बोलो हाँ है ना? सिर्फ पॉइंट वाइज फॉर्म में उन्होंने सवाल पूछा है, तो इसको भी मैं रिपीट करके लिख दूं, ठीक है? अगला वाला, स्टार लिमिटेड इज हैविंग एस्टेब्लिशमेंट इन कनाडा। फॉरेन वाला आ रहा है ये, पहले कनाडा समझ जाना। इट ऑब्टेन अ लोन टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट। द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नॉट फाइलिंग अ पर्टिकुलर ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी ऑन अ प्रॉपर्टी और असेट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। द कंपनी वांट्स टू डिफेंड द नोटिस ऑन अ ग्राउंड दैट इट शॉल नॉट बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज created on the asset not located in India. Do you agree with the stand taken by the Star Limited? नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, स्टार मार्क करना क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं, स्टार मार्क करके रखिए। और इसका आंसर एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। आंसर समझ में आ गया गाइस अच्छे से? एवरीबॉडी प्लीज टेल ये सुनो। ओके, अगले वाले पे चलूं मैं। ओके, 78 के ऊपर सवाल है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर। देखते हैं वही है क्या। ब्यूटी लिमिटेड ऑब्टेन अ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम नेशनल बैंक अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक अकाउंट्स अवेलेबल ऑन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज ड्यूली साइंड बाय कंपनी एंड द बैंक वाज नॉट इज नॉट विलिंग टू रजिस्टर द चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वही सेम सवाल है ना, वही स्टॉक और हाइपोथिकेशन किया हुआ रिपीट सवाल है, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, चेक करो एक बार। रिपीट ही है ना? हाँ है ना? आगे बढ़ू मैं पक्का, यस और नो? बच्चों अरे बोलो, चलू या नहीं चलू? नेक्स्ट वाला सवाल ये होने के बाद में 79 चेंजेस इन चार्ज के ऊपर का सवाल। While sanctioning working limit, the rate of interest has been fixed at a specified percentage above the bank rate as notified by Reserve Bank of India. There was a change in the interest rate due to Reserve Bank of India notification issued later. The bank, instead of filing a return of modification of charge, बैंक ने इंसिस्ट किया, सॉरी इंस्टेड नहीं, बैंक इंसिस्टेड ऑन फाइलिंग रिटर्न ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। इज द स्टैंड ऑफ द बैंक करेक्ट? डिस्कस द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट।
बोले रेट ऑफ बैंक रेट जो इंटरेस्ट रेट का जो था फिक्स था, बाद में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया। अब आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के चेंज करने की वजह से ओरिजिनल जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया। मुझे बताओ क्या ये पहली बात तो ये मॉडिफिकेशन है क्या? क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन है तो फाइल करना पड़ेगा, तो क्या ये मॉडिफिकेशन है या नहीं है? ओके, अब थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। क्यों मैं आपको बोलता हूँ? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, इस वजह से आंसर आ रहा है। लोन जब भी लेते हैं ना, तो लोन के एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स इंटरेस्ट वाला और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला। फिक्स इंटरेस्ट मतलब एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, 60%, 8%, और वो फिक्स होता है कि भैया मार्केट में कोई भी रेट चले हम इतना ही पे करेंगे। और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट, कि आरबीआई जो बेसिस पॉइंट डिसाइड करता है उसके ऊपर 2-3% बैंक ऐड करके खुद का दे देती है, और वो बार बार चेंज होता है। 99% ऑफ लोन एग्रीमेंट आर फ्लोटिंग रेट एग्रीमेंट। 99% ये फ्लोटिंग रेट एग्रीमेंट होते हैं कि आरबीआई बार बार इसको चेंज करता रहता है हर दूसरे तीसरे क्वार्टर में। आपने सुना होगा आरबीआई ने रेट डिक्लेयर किया और मार्केट गिर गया, वो यही रेट है। सिंपल सी बात है, आरबीआई ने अगर रेट बढ़ा दिया इंटरेस्ट का, लोन इंटरेस्ट का अगर रेट बढ़ा दिया, इसका लॉजिक समझो, आरबीआई ने लोन इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया मतलब मार्केट में पैसा कॉस्टली हो गया। पैसा कॉस्टली हो गया मतलब स्टॉक मार्केट में डालने के लिए लोगों के पास पैसा बचेगा क्या? नहीं, इस वजह से मार्केट गिरता है। लेकिन आरबीआई ने रेट कम कर दिया मतलब मार्केट में पैसा सस्ता हो गया। सस्ता हो गया तो कोई भी लोन उठा के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देगा, बोलो हाँ है ना, इसकी वजह से मार्केट बढ़ जाता है। ये बेसिक लॉजिक है। अब आरबीआई ये रेट टाइम टू टाइम चेंज करता है। अब मैं अगर बैंक और मैंने आपको लोन दिया और वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है, एग्रीमेंट में ही फ्लोटिंग रेट लिखा है, तो आरबीआई तो उसको 10 बार चेंज करेगा। तो मैं क्या 10 बार मॉडिफिकेशन फाइल करूं क्या? वो तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, एक्चुअल फ्लोटिंग इंटरेस्ट का मतलब ही वो है कि वो ऊपरा ऊपरी रेट है, वो चेंज होता रहेगा। अब ऐसे केस में हर वक्त मॉडिफिकेशन फाइल करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि तुमने एग्रीमेंट में ही वर्ड क्या यूज किया है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तुमने एग्रीमेंट में ही क्या वर्ड यूज किया है? सब जन बोलो, फ्लोटिंग रेट ऑफ। तो अगर इस बैंक ने जो लोन दिया है इसका एग्रीमेंट में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है, तो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ओरिजिनल एग्रीमेंट में ही वेरिएबल रेट दिया है। जब ओरिजिनल एग्रीमेंट में ही वेरिएबल रेट है तो मैं मॉडिफिकेशन क्यों फाइल करूं? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? और मैंने क्या बोला, 99% एग्रीमेंट ऐसे ही होते हैं, तो आपको अजम्पशन फ्लोटिंग रेट के फेवर में लेना पड़ेगा। तो भले ही अब आरबीआई रेट चेंज करे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? अब इसका जो आंसर है वो मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से दिया। अजम्पशन देखना कि क्या करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है इन द लाइट ऑफ अबाउ द स्टैंड ऑफ बैंक इज करेक्ट, कि बैंक ने बोला है मॉडिफिकेशन रजिस्टर करने के लिए, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन रजिस्टर करने के लिए बोला है। पर नॉर्मली मैं इस विचार का हूं कि अगर आरबीआई ने रेट चेंज किया है तो, और वो फ्लोटिंग रेट अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है, तो उसे मॉडिफिकेशन माना नहीं जाएगा। साइड में नोट लिखो, इसके ऊपर कृपया लिखना। If the loan agreement is of floating interest rate, if the loan agreement is of floating interest rate, if the loan agreement is of floating interest rate, there is no need to register the modification. There is no need to register the modification. There is no need to register the modification, as it is always subject to change. As it is always subject to change. As it is always subject to change. But if the interest rate is fixed interest rate, if the agreement is of fixed interest rate, but if agreement is of fixed interest rate, then modification should be registered. Fixed interest rate, then the modification should be registered. Modification should be registered depending on change in interest. Depending on change in interest.
डिपेंडिंग ऑन चेंज इन इंटरेस्ट. इज इट वेरी क्लियर गाइस? बच्चों बोलो हाँ है ना? सबका हो गया है? बोलो ऐसा नो. तो ये हो गया. ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब ये मैंने आपको जो पढ़ा है वो अजम्पशन बेसिस पे आपने आंसर देना है. ठीक है? यहाँ इन्होंने जो आंसर दिया वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है. तुम उल्टा जो मैंने लिखवाया वो अगर लिख लोगे तो उनको पता चलेगा कि भाई नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया है, इसको सारे टाइप का इंटरेस्ट पता है. ठीक है? आप भी जो होम लोन का इंटरेस्ट है, होम लोन भी अगर आप फ्यूचर में कभी लोगे ना तो आपका इंटरेस्ट रेट भी फ्लोटिंग ही रहेगा. 99% केसेस में फ्लोटिंग रेट ही रहता है अनलेस एंड अनटिल बोरोवर हिमसेल्फ आस्क. और अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट मांगते हो ना होम लोन पे तो आपको लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है. क्या लगा दिया जाता है? लॉक इन. कि इतने साल तक के आप उस बैंक के साथ ही रहोगे, जो नॉर्मली चलता नहीं है किसी के साथ. इज इट वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे से. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18, नॉलेज ऑफ द चार्ज. ठीक है? मिस्टर अक्षत entered into an agreement for purchasing commercial property in Delhi belonging to NRT Limited at the time of registration. Mr. Akshat comes to know that the title deed of the company is not free and the company express its inability to get the title deed transferred in the name of Mr. Akshat, saying that he ought to have the knowledge of the charge created on the property of company. वो बोल रहे अक्षत को पता होना चाहिए कि नॉलेज की भैया चार्ज क्रिएटेड है. एग्जामाइन विद द हेल्प ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज वेदर द कंटेंशन ऑफ एनआरटी लिमिटेड इज करेक्ट. क्या करेक्ट कंटेंशन है? ठीक है? नॉलेज ऑफ चार्ज का इकलौता सवाल है, इसलिए स्टार मार्क करना, आंसर रीड कर लीजिए. लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं कि जरूर बोलिएगा. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, एग्जाम में पूछने लायक हो सकता है. नीचे का सवाल रिपीट है, एमटीपी नवंबर 21 का. चार्ज क्रिएटेड है पर हाँ अनरजिस्टर्ड विद द आरओसी है. नहीं, अनरजिस्टर्ड रहे रजिस्टर्ड रहे, अक्षत को ज्ञान होना चाहिए. पर मॉर्गेज तो रहेगा ना. सी मॉर्गेज तो वही बोल रहा हूं ना, मॉर्गेज का डीड तो रहेगा ना. ठीक है? अब उस केस में मैं आपको थ्योरेटिकली अगर आंसर बोलूं, दो तरीके से आंसर दे सकता हूं. कि अगर चार्ज अनरजिस्टर्ड और थर्ड पार्टी डील करने के लिए आया तो मैं प्रैक्टिकली ये बोलता हूं थर्ड पार्टी सबसे पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मांगेगा जो कंपनी के पास होंगे ही नहीं. क्योंकि अगर आपने मॉर्गेज डीड साइन किया तो आपकी कंपनी के जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो मॉर्गेज डीड के साथ अटैच होकर चले गए बैंक के पास. तुमने अगर होम लोन लिया तो तुम्हारे फ्लैट का जो एग्रीमेंट है वो तुम्हारे पास रहेगा या बैंक के पास रहेगा? तो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है कि पता ही नहीं है करके. क्योंकि तुम किसी से घर खरीदोगे तो पहले एग्रीमेंट मांगोगे ना, भाई एग्रीमेंट किधर है, दिखा, उसके सिवा थोड़ी खरीदोगे. तो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता है. इज इट वेरी क्लियर? अब इन्होंने, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर अनरजिस्टर्ड चार्ज रहा, भले ही चार्ज अनरजिस्टर्ड रहा पर एग्रीमेंट तो होगी ना भाई. चार्ज अनरजिस्टर्ड है पर एग्रीमेंट होगा ना. अगर वो बंदे के पास प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब प्रॉपर्टी मॉर्गेज है. इज इट वेरी क्लियर? पर मॉर्गेज तुम काय को जबरदस्ती हाथ डालोगे. इज इट वेरी क्लियर? तो प्रैक्टिकली ये आंसर है इसका. ठीक है? चलो पढ़ लिया सबने आंसर नॉलेज ऑफ चार्ज का? बोलो हाँ है ना. चलो बहुत बढ़िया बेटा निशा, शानदार. निशा वंशिका. बाकी जिंदगी में सब सोए रहते हैं क्या? दो चार ही लोग कमेंट करते हैं बस बैठ के. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ है ना. अगला है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, CHG 45 का. एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोविजन रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. लिख सकते हो क्या? अब इसमें मॉडिफिकेशन भी पूछ लिया और सेटिस्फैक्शन भी पूछ लिया. मतलब 79, मतलब इसने सभी पूछ लिया है. 79 पूछा मतलब 77 पूछा, एंड सेटिस्फैक्शन पूछा मतलब 77 79 दोनों आ गए, और सेटिस्फैक्शन पूछा मतलब 82 83 भी पूछा. तो बचा क्या? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? लगभग पूरे चैप्टर का क्रक्स ही पूछ लिया भाई ने. ठीक है? तो नसीब डायरेक्ट सवाल है. ठीक है? पर लिखना बहुत पड़ेगा इसमें, बहुत. आप देखो उसका आंसर ही 2-2.5 पेज का है. ऐसा सवाल थोड़ा सा दिमाग लगा के टैकल करने का. इज इट वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, अगला केस स्टडी है. स्टेट विद द रीजन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. यही वही है ना जो ऊपर पढ़ा था. The register of company is not bound to issue notice of the holder of charge if company gives an intimation of satisfaction of charge in a specified form and signed by the holder of the charge. क्या ये जरूरी है होल्डर ने सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करने के लिए? कंपनी ने रजिस्टर करना कंपलसरी, होल्डर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी एज सच
नहीं है। ठीक है, ये सवाल ऊपर पढ़ा था ना अभी हमने, एक ट्रू और फॉल्स अभी ऊपर सब सॉल्व किया ना हमने, अलग था क्या? अच्छा ओके। नीचे निवेदिता वाला, निवेदिता लिमिटेड हाइपोथिकेटेड इट्स प्लांट टू नेशनलाइज बैंक एंड अवेल्ड अ टर्म लोन। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, द कंपनी settled the term loan in full. The company requested a bank to issue a letter confirming settlement of the term loan. The bank did not respond to the request. State the relevant provision of Companies Act to register the satisfaction of the charge in the above circumstance. State the time frame up to which registrar of company may allow a company to intimate the satisfaction of charge. लिख सकते हो, सवाल इजी है, बोलो हाँ या ना। कितने दिन में रजिस्टर करना है सेटिस्फेक्शन, बोलो 30 दिन, मैक्सिमम कितना 300 डेज। अच्छा, ये कंफ्यूजन याद रखना, रजिस्ट्रेशन में 30 30 60, इधर 30 300। इज इट वेरी क्लियर? आंसर पढ़ लो एक बार और क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। इकलौता सवाल है वो सेटिस्फेक्शन का, दूसरा अच्छा है। Guys, done? Watch. Everybody done? सबका हो गया? नीचे उसके बाद में सेक्शन 83 आ रहा है, अगेन सेटिस्फेक्शन का इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ द सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ द चार्ज इन अब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम अ कंपनी। बोले आरओसी के क्या पावर्स है, अगर कंपनी ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो आरओसी कैसे कर सकता है। ठीक है, प्रोसीजर पता है सबको, बोलो हाँ या ना। 83 में ये होता है, डिस्कस द मैटर इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या लिख पाओगे बेटा इसका आंसर? एक बार रीड कर लो फास्ट, केस स्टडी नहीं है पर काम का है। पढ़ लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊं? लाइव स्ट्रीम में बोलिए, आगे बढ़ू, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो? अच्छा, रंजीत acquired a property from ABC Limited which was mortgaged to OK Bank.
He settled the dues to the OK Bank in the full and the same was registered with the sub-registrar who has noted that mortgage has been settled. सब-रजिस्ट्रार बोला है, ROC मत मानना इसको. सब-रजिस्ट्रार मतलब नॉर्मल रजिस्ट्री करने वाले, ठीक है. सब-रजिस्ट्रार इज डिफरेंट. But neither company nor OK Bank has filed particulars of satisfaction of charge with registrar of company. समझ में आया अभी? किसी ने satisfaction फाइल नहीं किया. Can Mr. Ranjit approach the registrar and seek a relief in this regard? Discuss the matter in the light of the provision of Companies Act. बोले अभी तक satisfaction रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्या रिलीफ मिल सकता है? ऑब्वियस सी बात है, 300 डेज तक मिलेगा. 300 डेज के बाद में अगर आपका और डिले हो रहा है तो आप 87 में सीजी को अप्लाई कर सकते हो, CHG 8 में कंडोनेशन के लिए. वो पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो बदले में आपको पेनल्टी नहीं लगेगा. आई गेस CHG 8 यहाँ ऐड नहीं किया है, पॉइंट ऐड कर दो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है. एग्जाम के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क करके रखना. दिखेगा. चार्ज कैन बी, satisfaction can be registered. Satisfaction can be registered. Satisfaction can be registered up to 300 days. Up to 300 days. But if the delay is beyond that, if delay is beyond that, application can be made to CG. Application can be made to CG for condonation of such a delay. For condonation of such a delay. Condonation of such a delay beyond 300 days. Condonation of such a delay beyond 300 days. In form number CHG 8. In form number CHG 8. नीचे का सवाल MTP नवंबर 22 का सेम सवाल है, रिपीट. एक बार चेक कीजिएगा, चाहिए तो आंसर रीड कर लीजिएगा. चलो डन गाइस, बच्चों बोलो हाँ या ना. ये होने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं. अगला वाला है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बाजू से 84, इंटीमेशन ऑफ रिसीवर अपॉइंटमेंट वगैरह, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया है.
86 पे पनिशमेंट पे भी कोई सवाल नहीं है, 87 पे सवाल है, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ABC Limited created a charge in the favor of Z Bank. The charge was duly registered. Latter bank enhanced the facility by another 20 crores. Due to inadvertence, this modification in the original charge was not registered. जो मॉडिफिकेशन किया वो रजिस्टर नहीं किया गया है। एडवाइज अ कंपनी एज टू अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी परस्यूड इन दिस रिगार्ड। मॉडिफिकेशन रजिस्टर नहीं किया, इसमें दो कोर्स ऑफ एक्शन है, पूछो कौन कौन से। पहला, अगर समय अभी बाकी है तो आप 77 की प्रोसेस वापस करें, बिकॉज मॉडिफिकेशन में 77 लगता है ना। तो अगर अभी तक के 60 + 60 डेज नहीं हुए हैं, टोटल 120 नहीं हुए, तो 77 अप्लाई करें। पर 60 + 60 हो चुके हैं तो फिर पहले 87 में अप्लाई करें, फिर 87 में सीजी का अप्रूवल ले और फिर आप मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज रजिस्टर करें। तो इसके लिए मैं नोट दे रहा हूं, उसको लिख के रखिए। पहला, here there can be two courses of action. Here there can be two courses of action. First, if the time has not expired, the modification should be registered. If the time has not expired, the modification should be registered. Within 30 + 30 + 60 days. Within 30 + 30 + 60 days. Under section 77. Under section 77. Full stop. Point number 2. If the time has expired, apply to CG for condonation of delay. If the time has expired, apply to CG for condonation of delay. In CHG 8, under section 87, under section कौन सा 87, and then register the modification. लिख लिया गई सबने। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है पूरे चार्जेस चैप्टर का, क्या बोले एक बार से खत्म।